हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे से हैं? चलिए, सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की बहुत 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 शुभकामनाएं। भगवान करे, कुबेर भगवान करे कि आपके परिवार पर धन की वर्षा हो और इसके साथ में ही सद्बुद्धि की भी वर्षा हो, क्योंकि जब पैसा ज़्यादा आने लगता है तो सद्बुद्धि कहीं और ही जाने लगती है। तो कम से कम ऐसा हो कि धन के साथ में हमारा जो व्यक्तिगत स्वभाव है वो कभी चेंज ना हो, वो सदैव अच्छा बना रहे। ठीक है, तो सभी की मदद करते रहें, जितना हो सके उतनी मदद करें, क्योंकि ये एक स्वभाव है ना बच्चों, परोपकार का, वो बहुत अच्छा होता है। मन में संतुष्टि मिलती है जिस दिन आप किसी गरीब की मदद करते हैं ना बच्चों, किसी को खाना खिला दिया, या फिर लेट सपोज कीजिए आपने केले खरीदे और आपको कोई दिखा और वो लेट सपोज करो भीख के अगर मांग रहा हो, ठीक है, और आपने उसे वो केला दे दिया, आपके मन को बहुत अच्छा लगेगा बच्चों। वो मतलब पैसे प्राप्त करने से भी बहुत अच्छी खुशी होती है। पैसे प्राप्त करने से इतनी ज़्यादा खुशी नहीं होगी जितना अगर आपने किसी को खाना खिला दिया या फिर किसी भी तरीके से हेल्प कर दी किसी की अच्छे काम के लिए। वो संतुष्टि मतलब बाय गॉड क्या बताऊँ, बहुत अच्छी होती है। ऑलराइट, चलिए, तो आज का टॉपिक सामने दिख रहा होगा आपको, ये है गोलीय पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन। हालांकि आरबीएससी के सिलेबस में ये है नहीं, लेकिन बच्चों आपको ये वीडियो देखना ही पड़ेगा। रीज़न बता देता हूँ, क्योंकि आगे जब हम नेक्स्ट वीडियो में लेंस मेकर समीकरण पढ़ेंगे तो फिर वो समीकरण आएगा कहाँ से? यहाँ से आएगा। इसका जो रिजल्ट है मैं डायरेक्ट वहाँ लिखूँगा, ठीक है। तो वहाँ पे अगर डायरेक्ट लिखेंगे तो फिर आप पूछोगे सर ये आया कहाँ से? तो भैया यहाँ से आया है। ठीक, तो यहाँ से आप देखेंगे तो आपका सिलेबस चालू हो चुका है। आप अच्छे से इस चीज़ को कवर कर लीजिएगा। हमारे सिलेबस में या हमारी बुक में एनसीईआरटी की जो किताबें बच्चे यूज़ करते हैं या फिर आरबीएससी की जो बुक बच्चे यूज़ कर रहे हैं बच्चों, उनके अंदर देखो गोलीय पृष्ठ जो है वो उत्तल भी हो सकता है, अवतल भी हो सकता है, प्रतिबिंब वास्तविक भी बन सकता है, प्रतिबिंब आभासी भी बन सकता है। ठीक, तो ये केसेस बढ़ सकते थे, लेकिन हमारी बुक में जो केस दिया गया है वो मैं बता देता हूँ। उत्तल गोलीय पृष्ठ है, ध्यान में रखिएगा। कौन सा गोलीय पृष्ठ यूज़ किया गया है? उत्तल गोलीय पृष्ठ यूज किया गया है, और प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक बन रहा है। उस केस के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे। हालांकि तीनों केसेस में जो मैंने आपको बताया, प्रतिबिंब चाहे आभासी हो चाहे वास्तविक हो, समीकरण एक ही बनेगा, लेकिन जिस तरीके से हम डेरिवेशन करने वाले हैं वो डेरिवेशन का पैटर्न कैसा है? तो उत्तल गोलीय पृष्ठ है और प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? वास्तविक बन रहा है। ध्यान में रख लीजिएगा। बहुत सारे बच्चों को मेरा नाम नहीं पता, मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी, फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम गोलीय पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन को पढ़ेंगे। हाँ, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? गोलीय पृष्ठ को बोलेंगे स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, अपवर्तन आपको पता ही है, रिफ्रैक्शन, तो हम क्या लिखेंगे? रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। ऑलराइट, चलिए तो काम करना चालू करते हैं। सबसे पहले मैं बनाता हूं उत्तल गोलीय पृष्ठ। ये उत्तल गोलीय पृष्ठ है और आप ये मान करके चलेंगे कि इसके इस तरफ का जो हिस्सा है, ये इस तरफ वाला, ये क्या है? स्फेरिकल सरफेस था, और इसका इस तरफ वाला भाग अलग है, इस तरफ वाला भाग अलग है। इस तरफ हम मान करके चलेंगे कि हवा है, एयर है। ठीक है, तो हमने बोल लिया कि यहां पर विरल माध्यम है। ठीक है, जबकि ये स्फेरिकल सरफेस है तो ये कौन सा माध्यम होगा? सघन माध्यम होगा। समझ में आया? फिर इसके बाद में ये विरल माध्यम का अपवर्तनांक जो है वो है μ1, जबकि सघन माध्यम का जो अपवर्तनांक है बच्चों वो है μ2। ये ध्यान में रखिएगा। विरल माध्यम का अपवर्तनांक μ1, सघन माध्यम का μ2 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है वो समझते हैं। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास में कोई प्रकाश स्रोत है। ठीक है, ये प्रकाश स्रोत है, और आप ये मान करके चलेंगे कि ये पोल जैसा पॉइंट है, ऑप्टिकल सेंटर हम मान के चलते हैं। तो जो प्रकाश की किरण ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है, ऑप्टिकल सेंटर मतलब प्रकाश के केंद्र से गुजरती है, वह बिना विचलित हुए ही सीधे आगे पारगमित हो जाती है ना। अभिलंबत आ रही है, ये मान के चलिए ये अभिलंबत प्रकाश की किरण थी, सीधी ही गुजर गई। ठीक, और ये क्या है? तो यहां पर हमने बोला बिंदुवत प्रकाश स्रोत है, वस्तु मान लीजिए। ठीक है, वस्तु यहां पर है। ठीक, ऑब्जेक्ट जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे। तो ये O पॉइंट है ऑब्जेक्ट का। ऑलराइट, चलिए फिर
कोई एक ही प्रकाश की किरण थोड़ी गुजरेगी, बहुत सारी प्रकाश की किरण गुजर सकती है। तो फिर दूसरी प्रकाश की किरण हमने बोला ऐसे जा रही है ये, ठीक। जानी कैसे चाहिए थी, ऐसी जानी चाहिए थी, लेकिन जाती नहीं है। तो फिर कैसे जाती है, तो हम बोलेंगे ये अगर गोलीय पृष्ठ है बच्चों, गोला है ना, तो गोला है तो उसका क्या होगा, एक केंद्र भी तो होगा। तो हमने बोला ये केंद्र है भाई, ये केंद्र, ठीक है, ठीक। अब हमेशा केंद्र और सरफेस के किसी भी बिंदु को जो मिलाने वाली रेखा होती है ना, वो हमेशा लंब की तरह व्यवहार करती है, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। तो हमने बोला कि अभिलंब अगर खींचना है तो इस बिंदु पर अगर मेरे को अभिलंब खींचना है तो मैं कैसे खींचूंगा, इस बिंदु से एक लाइन गुजारूंगा जो किससे, केंद्र से होकर के गुजरनी चाहिए। तो ये कुछ ऐसा, ओके, मैं इसको चेंज कर देता हूं, मेरी लाइन यहां से गुजरी तो मेरा केंद्र यहां पर बना दिया मैंने, ठीक है, ये केंद्र यहां बना दिया अपन ने। बात समझ में आ गई? तो ये क्या है बच्चों, अभिलंब है, ये क्या है, आपतित किरण है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब ये बात ध्यान में रखना, जब भी प्रकाश की किरण विरल से कौन से में जा रही है, सघन में जा रही है, क्या होगा बच्चों, अभिलंब की ओर मुड़ेगी या अभिलंब से दूर हटेगी, बताओ भाई। तो हम बोलते हैं जब भी विरल से सघन में जाते हैं तो अभिलंब की ओर मुड़ जाते हैं। अभिलंब कौन सा है, ये अभिलंब है, ठीक है, इसको हटा देता हूं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, ये अभिलंब है। तो प्रकाश की किरण कहां की ओर जाएगी, आंसर है ऐसे नहीं जाएगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, तो नीचे की ओर मुड़ेगी, ऊपर की ओर नहीं जाएगी, समझ रहे हो, अभिलंब कहां है, नीचे की ओर है, तो ये प्रकाश की किरण ऐसे नहीं जाएगी, थोड़ी सी नीचे की ओर चली जाएगी, नीचे की ओर जाएगी तो ऐसे जाएगी, ये ऐसे गई, ठीक है। जहां पर ये दोनों प्रकाश की किरणें, एक ये प्रकाश की किरण और एक ये प्रकाश की किरण, अपवर्तित प्रकाश की किरण, जहां ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, वहां पर किसका निर्माण होगा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा। प्रतिबिंब को आई से, इमेज ओ ऑब्जेक्ट हो गया, बात समझ में आई, ठीक। तो इस तरीके से आई बिंदु पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगा, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो पहला काम हमारा कंप्लीट हुआ। चलिए दूसरा काम, अब जो बिंदु हमें पता है उनका नामकरण करना अत्यावश्यक है। चलिए, तो ओ, सी और आई हमने नामकरण कर दिया, ये एक बिंदु और मिल रहा था हमें, ठीक है। तो इस बिंदु का नाम क्या दे दूं, मैं पी डाल देता हूं, ठीक है, ये पी पॉइंट हमने मान लिया। अब देखो क्या होने वाला है, तो हमने बोला आपतित किरण और अभिलंब, समझना ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है, के बीच में बनने वाला कोण होता है आपतन कोण आई। ये वाला कोण कौन सा है, आई है, ध्यान में रख लीजिएगा, आई दिख रहा है ना अच्छे से। चलिए, फिर अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण होता है बच्चों अपवर्तन कोण आर, ये आर है भाई, यहां पर गौर कीजिएगा, किस किस के बीच में, ये वाली लाइन और एक ऊपर वाली लाइन जो है ये क्या है, आर को प्रदर्शित कर रही है। डन हो गया, इतना क्लियर है ये। चलिए, अब जब भी हम अपवर्तन की बात करते हैं तो हमें स्नेल का नियम, देखो जहां पर भी अपवर्तन आएगा ना, आप स्नेल का नियम तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे। तो स्नेल के नियम में हमें क्या चाहिए, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू टू 1, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष, यही तो है। तो हमें आई और आर का मान निकालना पड़ेगा। आई और आर के मान को निकालने के लिए हम यहाँ पर कोण बनाना चालू करते हैं। तो ये जो सबसे पहला कोण आपको इधर दिखेगा ये, ठीक, इस वाले कोण को हम नाम देंगे अल्फा, ठीक है, इसको क्या नाम देंगे, अल्फा। फिर ये आगे वाला, ये वाला कोण जो होगा इसे नाम दे देता हूं मैं बीटा, और इस वाले कोण को मैं नाम दे देता हूं क्या बच्चों, गामा। तो अल्फा बीटा गामा हमने कोण मान लिए। आप कुछ और भी कोण मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये नॉर्मल एक टर्मिनोलॉजी है, उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं, ठीक हो गया, ये डन। फिर इसके बाद में यहाँ पर एक और काम है, देखिए, ये अगर हमने इस बिंदु को P मान लिया है तो फिर इस बिंदु को कुछ ना कुछ तो नाम देना ही पड़ेगा। ज़्यादा बेहतर तरीका तो वैसे ये है कि इस बिंदु को नाम P दे दे, क्योंकि पोल से आपको याद रह जाएगा। तो इस बिंदु को मैं क्या मान लूँ, इस बिंदु को हम मान लेते हैं M, ठीक है, इसको M मान लेते हैं। अब क्या करना है बच्चों, ध्यान में रखिएगा, इस P से लेकर O तक की दूरी,
क्या होगी बच्चों, वस्तु की दूरी पी से क्या होती है, बिंब दूरी। बिंब दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, यू से। ठीक है, चिन्ह परिपाटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो प्रदर्शित करने का तरीका बता रहा हूं कि ये बिंब दूरी है। और ये जो सी वाली दूरी है, अभिलंब वाली दूरी है ना, केंद्र वाली दूरी है, तो केंद्र की पी बिंदु से दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है। वक्रता त्रिज्या को किससे, आर से। ठीक है, और जहां फाइनली प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब हमेशा वी से, प्रतिबिंब की जो दूरी होती है वो हमेशा किससे प्रदर्शित की जाती है, वी से प्रदर्शित की जाती है। प्रकाश की किरणों की दिशा आपको प्रदर्शित करनी ही पड़ेगी। तो इस तरीके से ये डायग्राम जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, ऑलमोस्ट बोल रहा हूं। ठीक, अब हमें क्या करना है वो समझिए थोड़ा। मैं क्या कर रहा हूं, इस बिंदु से एक अभिलंब डालता हूं यहां पर, ये लेट सपोज करो x से। ठीक, तो इससे क्या पता चल रहा है, x पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखो, मैंने आपको दर्पण पढ़ाया था बच्चों, पढ़ाया था, आपने नहीं पढ़ा वो बात अलग है। दर्पण समीकरण निकालता बहुत सारे बच्चों ने नहीं देखा है, व्यूज उसके ऊपर आ चुके हैं, लेकिन जब मैं मिनट देखता हूँ कितना वॉच टाइम मिनट हुआ है, कितना वॉच हुआ है, वो बहुत कम था। इसका मतलब लोगों ने या बच्चों ने आपने पढ़ा नहीं है, उसे अच्छे से पढ़े। क्या हो रहा है बच्चों, जब हम ये अभिलंब डालते हैं तो हमें एक्स पे पता चलता है कि 90 डिग्री का कोण है। अब हम ये बोलते हैं कि अगर ये प्रकाशिक किरणें जैसे OM जो है वो कौन सी हो बच्चों, उपाक्षीय या समाक्षीय किरण हो, है ना। तो उपाक्षीय या समाक्षीय मतलब ये जो आपकी किरण है अक्ष वाली, मुख्य अक्ष वाली भी यही मानी जाएगी। ठीक है, अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के पास में आपतित तो होती है, पी बिंदु के पास में आपतित तो होती है, तो हम बोलते हैं वो उपाक्षीय किरणें हैं। ठीक है, तो अब अगर ये वाली किरण ऐसी आती है तो m इधर आता, m इधर आता, तो अभिलंब डालते तो x कहाँ आता, p के पास में आता क्या, तो हम बोलते कि उपाक्षीय किरणों के लिए x और p क्या होगा, 1 होगा। तो हमारी सारी कैलकुलेशन में हम उपाक्षीय किरणों का ही यूज करेंगे, और जहां जहां मेरे को x लिखना था मैं x की जगह क्या लिखूंगा बच्चों, p लिखूंगा, क्योंकि उपाक्षीय किरणों के लिए x और p एक ही बिंदु है। ठीक है, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। डन है ये, इस चीज को सदैव ध्यान में रख लेना। तो अगर मेरे को त्रिभुज लिखना है तो मैं लिखूंगा त्रिभुज OPM। क्यों, क्योंकि मेरे लिए x और p एक ही है, मैं p पे ही 90 डिग्री का कोण मानूंगा, है ना, सरलता के दृष्टिकोण से, और तो कुछ नहीं। ऑल राइट, तो मेरे को I और R चाहिए, ये बात ध्यान में रखना। मैं थ्योरी नहीं लिखा रहा हूं, मैं डायरेक्ट डेरिवेशन वाले पार्ट के ऊपर काम करूंगा। तो जिस तरीके से समझा रहा हूं वो समझ लीजिए, क्योंकि मेन तो डेरिवेशन ही है इस समय, है ना। वैसे अगर थ्योरी आपको लिखनी है तो आप क्या लिखेंगे, माना कोई बिंदुवत प्रकाश स्रोत O किसी गोलीय पृष्ठ से u दूरी पर स्थित है, या गोलीय पृष्ठ के p बिंदु से u दूरी पर स्थित है। इस बिंदुवत प्रकाश स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब गोलीय पृष्ठ के भीतर I बिंदु पर प्राप्त होता है, जो कि बिंदु P से V की दूरी पर है। ठीक है, इस गोलीय पृष्ठ का वक्रता त्रिज्या कैपिटल R है। इतना काम करें, उसके बाद में काम करना चालू करते हैं। ऑलराइट, चलिए तो देखते हैं। तो हमने बोला सबसे पहले देखो त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं, मैं सबसे पहले अल्फा बीटा और गामा निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, अल्फा बीटा और गामा, क्योंकि अल्फा बीटा और गामा की सहायता से ही हम किसको निकाल सकते हैं, I और R को निकाल सकते हैं। देखो समझो कैसे I और R को निकालेंगे वो भी समझ लीजिए। अगर आप I देखेंगे ना बच्चों, I आपको दिखाई देगा एक ये त्रिभुज है, ये वाला दिख रहा है क्या, ये बड़ा वाला त्रिभुज ऐसा, है ना। इस त्रिभुज का अगर ये वाली रेखा को आगे की ओर बढ़ाया जाता तो ये एक बहिष्कोण है, आई है बहिष्कोण, और बहिष्कोण अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो मतलब आई बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। बात समझ में आई होगा। तो मेरे को आई निकालने के लिए अल्फा और बीटा चाहिए ही चाहिए। आगे चलो, अब हमें चाहिए आर। अब आर देखोगे तो इस त्रिभुज के अंदर है, ये दिख रहा है ये त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है, CIM है ना। इस त्रिभुज के अगर भीतर है और इस त्रिभुज का अगर इस वाली रेखा को आगे बढ़ाया जाए तो बीटा एक बहिष्कोण है, और बहिष्कोण अंतराभिमुख कोणों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। तो बीटा बराबर क्या होगा, R प्लस गामा। तो फिर R बराबर क्या हो जाएगा, बीटा में से किसको घटा दो, गामा को घटा दो, आपका R भी आ जाएगा। बताओ भाई साइन I अपॉन साइन R में I और R कैसे आएंगे, अल्फा बीटा और गामा से आएंगे। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, अल्फा बीटा और गामा निकालना है। ठीक है, चलिए काम करते हैं। तो हमने लिखा त्रिभुज, समझिए त्रिभुज सबसे पहले लिखेंगे OPM में,
ओ पी एम में, ठीक है। और कौन से के लिए हम काम कर रहे हैं? उपाक्षीय किरणों हेतु, ठीक है। ये उपाक्षीय किरण लिखा है मैंने। हाँ भाई, क्या अल्फा निकालेंगे? अल्फा बराबर क्या होगा? tan अल्फा निकालेंगे, है ना। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? tan अल्फा। tan अल्फा बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार। अब लंब देखो क्या लिखेंगे? xm लिखते, xm की जगह हम pm लिखेंगे बच्चों, क्योंकि हमने यही त्रिभुज बनाया है। p की x की जगह हमने p लिखा है, तो हम लिखेंगे pm बटा po, ऐसे आओगे यू, ठीक है। pm बटा क्या? po। pm क्या? लंब। po क्या है? आधार। तो हमने लिखा pm बटा po, ठीक है। फिर अल्फा का मान कम होगा कौन सी किरणों के लिए? उपाक्षीय किरणों के लिए, क्योंकि वो बिल्कुल पास में नीचे की ओर आएगी, तो अल्फा का मान छोटा हो जाएगा। अरे ये ऐसा आता उपाक्षीय किरणों के लिए, है ना। तो फिर अल्फा तो बहुत छोटा होता है ना बच्चों। तो हम बोलते हैं अल्फा के अल्प मानों हेतु, अल्फा के अल्प मान हेतु क्या होता है? tan अल्फा को सिर्फ और सिर्फ हम क्या लिखते बच्चों? अल्फा ही लिखते। तो अल्फा बराबर क्या होता है बच्चों? pm बटा po, और ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारे लिए, ठीक है। ये अल्फा का मान। अब किसका मान निकालेंगे? बीटा। कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज CXM, लेकिन x की जगह हम क्या लिखेंगे? p। तो हम लिखेंगे त्रिभुज त्रिभुज CPM में, ठीक है। तो हमने बीटा के लिए लिखना है त्रिभुज CPM में, ठीक है। वापस से कौन सी किरणों के लिए लिखोगे? उपाक्षीय किरणों हेतु लिख दीजिएगा आगे। अब हम क्या करेंगे बच्चों? बीटा निकालेंगे। तो देखो बीटा इस तरफ निकाल रहा हूं मैं, tan बीटा, अरे ये लिखा जाएगा ना। तो हमने लिखा है tan बीटा। tan बीटा बराबर क्या होगा? लंब। लंब क्या है? pm बटे आधार pc, p से c की ओर जाओगे, ठीक है। तो हमने लिखा pm बटा क्या बच्चों? pc, ठीक। फिर वापस से बीटा का कौन सा मान लेना है? अल्प मान लेना है। तो हमने लिखा बीटा के कौन से मान हेतु? अल्प मान हेतु, ठीक है। बीटा का अल्प मान होगा तो tan बीटा को सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा जाएगा? बीटा लिखा जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? pm बटा pc, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर क्या? 2। अल्फा आ चुका है, बीटा आ चुका है। अब किसको निकालेंगे? गामा को निकालेंगे। तो गामा कैसे? ये बट छोटा वाला मत ले लेना रे, छोटा नहीं बड़ा, ये वाला त्रिभुज कौन सा होगा? MXI, और x की जगह क्या लिखोगे? P लिखोगे। तो MPI में त्रिभुज MPI में कौन सी किरणों के लिए बच्चों? उपाक्षीय। हाँ भाई, क्या? लंब बटे आधार, और लंब क्या होगा? pm लिखा जाएगा बच्चों, और आधार क्या? pi, ठीक है। तो ये होगा tan गामा बराबर pm बटा pi। डन हो गया क्या ये? चलिए अब वापस से गामा के अल्पमान हेतु, गामा के अल्प मान हेतु, भगवान करे ये नीचे वाली लाइन भी आ जाए। तो गामा का अल्प मान होगा तो क्या होगा बच्चों? tan गामा की जगह सिर्फ और सिर्फ गामा ही लिखा जाएगा। तो गामा बराबर क्या? pm बटा pi, और ये इक्वेशन नंबर कौन सी? 3, ठीक है। इस तरीके से काम किया हमने। किसको निकाला? अल्फा, बीटा और गामा को। अब हम क्या लिखेंगे? हमें आई और आर चाहिए, तो हमने लिखा त्रिभुज में। कौन से त्रिभुज के अंदर? त्रिभुज MCO में, ठीक है। क्या भाई? आई एक बहिष्कोण है, तो हमने क्या लिखना है समझिए। त्रिभुज
MCO, यही तो है, MCO में I एक बहिष्कोण है, और अगर बहिष्कोण है तो क्या होगा, I बराबर अल्फा प्लस बीटा होगा। अतः I बराबर अल्फा प्लस बीटा, और ये है हमारे लिए समीकरण नंबर क्या बच्चों, 4। I का मान आ गया। ठीक है, फिर त्रिभुज ICM या MCI में बीटा एक बहिष्कोण है। त्रिभुज MCI में बीटा एक क्या है बच्चों, बहिष्कोण है। अतः, और अगर बीटा बहिष्कोण है तो कैसे लिखेंगे, बीटा बराबर R प्लस गामा लिखेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, बीटा बराबर R प्लस गामा। ठीक है, हमें क्या चाहिए, R चाहिए, बीटा थोड़ी चाहिए, बीटा तो निकाल लिया। तो R बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, गामा को इस तरफ लेकर आओ, तो ये क्या हो जाएगा, बीटा माइनस गामा हो जाएगा। समीकरण नंबर 5। चलो, I और R भी आ गया। अब किसका नियम, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या है, साइन I बटा साइन R बराबर क्या, μ2 1, यही तो था। अब लिखेंगे स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। ठीक है, स्नेल के नियम से क्या होगा बच्चों, अब ओके, मैं इसे थोड़ा सा डिवाइडेशन दे रहा हूं ताकि मैं आगे थोड़ी बहुत कैलकुलेशन कर सकूं, है ना। ध्यान में रखिएगा, इसके बाद में इस तरफ आ रहे हैं। पर तो हमने लिखा स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या था बच्चों, साइन I बटे साइन R बराबर क्या बच्चों, μ2 1, यही है बात। ठीक, और फिर देखो, अगर अल्फा बीटा और गामा खुद छोटे हैं तो I और R भी क्या होंगे, छोटे होंगे, अल्प होंगे। तो हमने क्या लिखना है, I और R के अल्प मान हेतु। ठीक है, I तथा R के अत्यल्प मान हेतु, आप सभी को पता है साइन I को क्या लिखेंगे, I लिखेंगे, साइन R को क्या लिखेंगे, R लिखेंगे। तो साइन I की जगह क्या बच्चों, I, साइन R की जगह क्या, R बराबर देखो μ2 1, μ2 1 को कैसे लिख सकता हूँ, μ2 डिवाइडेड बाय μ1 लिख सकता हूँ ना। तो हमने लिखा μ2 डिवाइडेड बाय μ1 लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, वज्र गुणा कर सकते हैं ना, तो वज्र गुणा भी कर लेंगे। तो हमने वज्र गुणा किया, तो हमने लिखा I को मल्टीप्लाई किया किससे, μ1 से। तो I को μ1 से और R को μ2 से। ठीक है, वज्र गुणा कर दिया, यह हो गया समीकरण नंबर क्या, 6। समीकरण 6 में 4 और 5 से मान रखने पर, 4 से तो I का और 5 से R का, तो समीकरण 6 में I तथा R का मान रखने पर, ठीक है, I और R का मान रख रहे हैं। I का मान क्या है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा है। तो हमने लिखा अल्फा प्लस बीटा, और यहां पर क्या है, μ1 है, इज इक्वल्स टू R देखो बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा, और ये क्या है, R है, सॉरी R का मान था ये, और इसे गुणा करेंगे किससे, μ2 से। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है अच्छे से। चलिए अब क्या कर रहे हैं बच्चों, ये देखो यहां पर भी बीटा है, यहां पर भी बीटा है, बीटा वाले पदों को एक जगह कर लेते हैं, बचे हुए वाले पदों को एक जगह कर लेते हैं। तो हमने क्या करना है,
अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा म्यू 1 प्लस बीटा म्यू 1। ठीक है, बराबर में देखो क्या होगा, बीटा म्यू 2 और माइनस का गामा म्यू 1। ठीक है, ये माइनस का गामा सॉरी म्यू 2, सॉरी ऐसा ही है। देखो अगर मैं इसको माइनस वाले को इस तरफ लेकर के जाऊं तो ये तो प्लस का हो जाएगा, और इसको उठा करके अगर इधर लेकर के जाऊं तो ये माइनस का हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, इसको उठा करके इधर लेके आया तो ये क्या हुआ था, गामा म्यू 2 इस तरफ आ गया, प्लस का हो गया। ये देखो प्लस अल्फा म्यू 1, ये तो पहले से यही था, आपको इसको उस तरफ लेकर के जाना है, बराबर ये तो यहाँ पर ही था, बीटा म्यू 2 और ये इस तरफ गया तो माइनस का बीटा म्यू 1। बीटा को क्या लिया जा सकता है, कॉमन लिया जा सकता है, तो ये क्या होगा, गामा म्यू 2 प्लस अल्फा म्यू 1 बराबर बीटा को कॉमन लिया म्यू 2 माइनस म्यू 1। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, ये फाइनल स्टेटमेंट हमारे पास में एक बार आ गया। अब हमें क्या करना है, गामा अल्फा और बीटा का मान रखना है और हमारा ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो चुका है। जैसे मान रखेंगे तो एक अच्छा खासा समीकरण आएगा और फिर चिन्ह परिपाटी से मान रख देंगे। ठीक है, चलिए तो हमने लिखना है उपरोक्त समीकरण में, समझना उपरोक्त समीकरण में किसका, अल्फा बीटा तथा गामा का मान रखने पर। ठीक है, मान रखते हैं। गामा का मान देखिए समीकरण 3 में ना, गामा का पीएम बटा पी आई दिख रहा है ना, पीएम बटा पी आई, पी एम बटा पी आई, और इसे किससे, म्यू 2 से, प्लस अल्फा देखिए, अल्फा क्या है, पीएम बटा पीओ है, और किससे, म्यू 1 से इसे मल्टीप्लाई, बराबर देखो बीटा 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 समीकरण नंबर 2 पीएम बटा पीसी, और इसे किससे, म्यू 2 माइनस म्यू 1। आप गौर कीजिए, यहां पर भी पीएम है, यहां पर भी पीएम है, यहां पर पीएम, तो मैं यहां पर इन दोनों में पीएम को क्या ले सकता हूं, कॉमन ले सकता हूं। ठीक है, तो हमने यहां पर कॉमन लिया, तो अगर पीएम को इधर कॉमन ले लेते हैं, ये पीएम को कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो बचेगा म्यू 2 डिवाइडेड बाय पी आई। ठीक है, प्लस देखो pm तो कॉमन आ गया, ये तो कॉमन आ गया, यहाँ पर क्या बचेगा, म्यू 1 डिवाइडेड बाय पी ओ ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू, ये तो ऐसा का ऐसा, pm बटा pc और म्यू 2 माइनस म्यू 1। ठीक है, ये म्यू 2 माइनस म्यू 1 है बच्चों, pm से pm क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया, म्यू 2 डिवाइडेड बाय पी आई प्लस म्यू 1 डिवाइडेड बाय पी ओ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पी सी म्यू 2 माइनस म्यू 1। ये एक स्टेटमेंट आ गया जिसमें हमें पी आई पी ओ और पी सी का मान रखना है, वो भी किससे, चिन्ह परिपाटी से। ठीक है, और फिर जैसे ही मान रखेंगे गोलीय पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन का एक समीकरण आ जाएगा। ठीक है, चलो जल्दी से इसे उतारो, बहुत जल्दी से, जितना हो सके उतना जल्दी उतारो। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। अरे बच्चों ये बहुत अच्छा डेरिवेशन है, और ये पता नहीं क्यों हटाया, मेरे को तो समझ में ही नहीं आया। एक व्हाट्सएप के ऊपर वो था, मैसेज था कि आरबीएससी ने इस बार सिलेबस ऐसे काटा है जैसे किसी बंदर के हाथ में उस्तरा दे दिया। उस्तरा तो समझते हो ना, जिसे डाडी बनाते हैं, उस्तरा दे दिया, तो उसके मन मर्जी है वो काटा है उसने।
अब ये तो पढ़ाना ही पड़ेगा, अगर लेंस मेकर समीकरण को हमें समझाना है तो ये तो पढ़ाना ही पड़ेगा, इसके बगैर तो लेंस मेकर समीकरण हो ही नहीं सकता। चलिए, आज मेरे को लगता है कि शायद बोर्ड की क्लैरिटी कंपैरेटिवली ठीक है ना? अरे समतल दर्पण का फोकस लेंथ कितना होता है, फोकस दूरी कितनी होती है समतल दर्पण की? अनंत होती है। कुछ एक बच्चों ने अभी भी उसके ऊपर 25 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर इन पे टिक लगा रखा है। हाँ, मोस्टली ने अनंत पे टिक लगाया है, लेकिन समझिए भाई ये 25 सेंटीमीटर का कहाँ लॉजिक लेकर के आ गए? ये तो नेत्र का निकटतम बिंदु है ना, जहाँ तक हम साफ साफ दिखाई देख सकते हैं, जहाँ से देखना चालू करते हैं साफ साफ 25 सेंटीमीटर हो गया। ये ब्रैकेट कहीं भूल मत जाना बच्चों, ये ब्रैकेट अगर भूल गए ना तो फिर दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ये ब्रैकेट नहीं भूलना है हमें। मैथमेटिक्स है भाई, मैथमेटिक्स एक स्टेप बाय स्टेप काम होता है उसमें, ठीक है? ओके, उम्मीद करता हूं दैट इज क्वाइट डन। ठीक है, चलिए उतार लिया होगा। अब देखो, तो अब मेरे को सिर्फ और सिर्फ क्या है, चिन्ह परिपाटी से इसमें मान रखना है। तो हम क्या लिखेंगे, उपरोक्त समीकरण में चिन्ह परिपाटी से मान रखने पर। हाँ भाई, तो हमने लिखना है क्या, उपरोक्त समीकरण में चिन्ह परिपाटी से मान रखने पर। ठीक है, मान रखते हैं बच्चों। देखिए क्या होगा, μ2 डिवाइडेड बाय पी μ2 ऐसा का ऐसा μ2, तो पी तो बोल रहा है ना P से लेकर I तक की, P से लेकर I तक की। देखो ऐसा ही चल रहे हैं प्रकाश की दिशा में, आपतित प्रकाश की दिशा में, तो ये V लिखा जाएगा और कैसा, प्लस का लिखा जाएगा, तो ये V प्लस का। ठीक है, फिर μ1 डिवाइडेड बाय PO, तो ये प्लस और यहाँ पर लिखा μ1 डिवाइडेड बाय PO, P से O तक जाना है यूं, ठीक है, और ऐसे ही जाएंगे, ऐसे मत जाना है ना, हमेशा दूरी कहाँ से, पोल से नापी जाएगी। तो P से अगर मैं जाऊं इस तरफ, ठीक है, तो हम देखेंगे कि हम प्रकाश के, आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो ये U कैसा होगा, प्लस का या माइनस का, माइनस का होगा। ठीक, तो ये माइनस का U लिखूं, माइनस का U लिखूं, तो यहाँ पर ही क्या लगा दूं, माइनस लगा देता हूँ। बताओ भाई कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बराबर में देखो 1/PC, P से लेकर C तक ऐसा ही जाना है, R आएगा, तो ये R μ2 माइनस μ1 है, μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय R, ये ध्यान में रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। μ2 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन U इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय R। ठीक है, इसे चेंज कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे चेंज और कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा कि ऐसा ही याद रखें आप, ये ज़्यादा सुविधाजनक है। हाँ, इसे और कैसे चेंज किया जा सकता है वो समझिए। अगर पूरे समीकरण में μ1 का भाग लगा दिया जाए, इस तरफ भी μ1 का भाग लगाओ, इस तरफ भी μ1 का भाग लगाओ, तो इसे चेंज किया जा सकता है। देखो μ1 का भाग लगाऊं मैं, तो ये क्या हो जाएगा, μ2 डिवाइडेड बाय μ1 इंटू V,
ठीक है, माइनस μ1 अपॉन μ1 इंटू यू, इसमें भाग लगो, μ2 डिवाइडेड बाय μ1 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय μ1 डिवाइडेड बाय r। ठीक है, μ2 डिवाइडेड बाय μ1 क्या हो जाएगा, μ21, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या, v होगा, μ1 से μ1 कैंसिल, 1 अपॉन u इज इक्वल्स टू μ21 हो जाएगा क्या ये, और ये 1 डिवाइडेड बाय r। ये भी एक समीकरण है, ऐसा भी लिखते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि यही याद रखें, यही इतना ही, यहां तक उतार लीजिएगा। मैं तो खैर अभी इसे मिटा रहा हूं, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि हमेशा इसी चीज को याद रखना, ये बहुत ही इजी पड़ेगा। μ2 में v आना चाहिए, μ1 में u ही आना चाहिए, इस तरफ था तो माइनस का आ गया, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय r। ठीक है, तो ये सिंपल था याद रखने के दृष्टिकोण से भी। अब ये थोड़ा समझने लायक बात है कि ये फॉर्मेट ये फॉर्मेट कब आया, जब प्रकाश की किरण विरल से किस में जा रही हो, सघन में जा रही हो। ठीक है, जब प्रकाश किरण कहां से कहां की ओर जा रही हो बच्चों, विरल से सघन में। तो एग्जाम में डेरिवेशन आए, यहां तक ही करना है, ये बात ध्यान रखना। आपका डेरिवेशन यहां कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट है ये। ठीक है, अब हमें दिमाग में क्या रखना है, अब हमें दिमाग में ये रखना है कि ये समीकरण हमने कब बनाया, जब प्रकाश की किरण कहां से कहां की ओर, विरल से सघन की ओर जा रही थी। ठीक है, अगर इसका उल्टा हो, मतलब अगर प्रकाश की किरण सघन से कहां की ओर जा रही हो, विरल में जा रही हो, सघन से विरल में, अगर सघन से विरल के अंदर जाएगी तो कैसे काम करेंगे, जहां पर μ2 है बच्चों वहां पर तो कर दो μ1, ठीक है, और जहां μ1 है उसकी जगह कर दो μ2, इसके अलावा और कोई चेंजेस नहीं करने। μ2 की जगह μ1 की जगह μ2, और हो गया काम। ठीक है, तो मैं अगर इस इक्वेशन को लिखता सघन से विरल के लिए, तो ये μ2 की जगह तो होता μ1 डिवाइडेड बाय क्या, v, माइनस μ1 की जगह क्या होता बच्चों, μ2 डिवाइडेड बाय क्या, u, इज इक्वल्स टू क्या, μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाय r। हालांकि इसको डेराइव किया जा सकता है, हर एक चीज का डेरिवेशन है, लेकिन हमारी बुक में दे ही नहीं रखा, ना एग्जाम में कभी पूछा जाता है, तो फिर फालतू में क्यों ऐसा डेरिवेशन करना जब हमें पता चल गया कि ट्रिक क्या है उसकी। ठीक है, हालांकि इसको किया जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, है ना। तो समझ में आ गया। ये पृष्ठ कौन सा है, उत्तल गोलीय पृष्ठ। अगर ये अवतल गोलीय पृष्ठ होता तो क्या यही समीकरण आता गोलीय पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन का? आंसर है हाँ, बिल्कुल यही आता, समीकरण तो यही आएगा। ठीक है, हाँ डेरिवेशन का तरीका चेंज हो जाएगा, लेकिन समीकरण तो यही आएगा। उतारो इसे जल्दी से, ध्यान में रखना विरल से सघन में क्या है और सघन से विरल में क्या है। मेक इट फास्ट, जल्दी से उतार लीजिए। हो गया? चलिए, तो ये कंप्लीट हुआ अब हमारे लिए। डन। अब इसके आगे बच्चों, इस फॉर्मेट के ऊपर एक बेसिक सा न्यूमेरिकल है। बेसिक सा मतलब ये न्यूमेरिकल आपको सीबीएसई बुक में, मतलब एनसीईआरटी की बुक के अंदर ये न्यूमेरिकल आपको दिखाई
देगा। मैं वो न्यूमेरिकल लिख देता हूं। एक बहुत अच्छा सवाल है बच्चों ये। कॉमन सवाल आप कह सकते हैं, जनरली आस्क्ड। हाँ भाई, सवाल देखें। सवाल कुछ ऐसा है बच्चों, वायु में रखे किसी बिंदु स्रोत से, क्वेश्चन देखिए, वायु में रखे किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश कांच के किसी गोलीय पृष्ठ पर पड़ता है। स्रोत से प्रकाश कांच के किसी गोलीय पृष्ठ पर पड़ता है। ठीक है बात डन। फिर ध्यान में रखिए म्यू का मान कितना दिया हुआ है 1.5। ये समझ जाइएगा कि वो कांच के लिए बात कर रहा है, कांच का अपवर्तनांक दिया है। तथा वक्रता त्रिज्या किसकी गोलीय पृष्ठ की दी होगी, सीधी सी बात है। त्रिज्या कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसा ब्रैकेट में दिया हुआ है। प्रकाश स्रोत की कांच के पृष्ठ से दूरी, प्रकाश स्रोत की कांच के पृष्ठ से दूरी कितनी 100 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब कहां बनेगा, बनाओ भाई प्रतिबिंब कहां बनना चाहिए उसको। तो पहले तो हमने पढ़ा प्रकाश स्रोत कहां है, वायु में। ये बात ध्यान में रखना, बिंदु प्रकाश स्रोत कहां है, वायु में रखा हुआ है, और उसके सामने क्या है, एक गोलीय पृष्ठ है। तो हमने बोला ये गोलीय पृष्ठ, यहाँ वायु हवा, प्रकाश स्रोत यहाँ पर है। ठीक है, अपवर्तनांक किसका, इस वाले मटेरियल का अपवर्तनांक कितना है, तो हमने बोला μ2 कितना 1.5। हवा का अपवर्तनांक हम सभी को पता है μ1 बराबर 1। 1.0003 लिखते हैं, लेकिन हमने एक ही लिखना है। न्यूमेरिकल में मैंने आपको बताया था एक ही लिखेंगे। वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तथा प्रकाश स्रोत की कांच के पृष्ठ से दूरी, कांच के पृष्ठ से दूरी कितनी 100 सेंटीमीटर, ये वाली दूरी, ये 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये O हो गया, ये P हो गया, यहां पर कहीं R होगा जो कि 20 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। ठीक, यहां पर शायद कहीं I होगा शायद, और वो I हमें ज्ञात करना है। प्रतिबिंब कहां बनेगा, I पर ही तो बनेगा, मतलब V ज्ञात करना है। पता चल गया क्या, तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, μ1 μ2 U का मान 100, लेकिन इस तरफ है कैसा -100। ठीक है, ये ध्यान रखना, इस तरफ है -100। फिर ये R है, ठीक, R इस तरफ है, दूसरी तरफ 20 सेंटीमीटर प्लस का, और V हमें ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे काम करेंगे, तो हम बोल रहे हैं प्रकाश की किरण जो है वो वायु से सघन में जा रही है, विरल से सघन में जा रही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पहला वाला ही समीकरण था क्या, μ2 डिवाइडेड बाय V माइनस μ1 अपॉन U इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय R। अब आपकी कैलकुलेशन जिस हिसाब से आप अप्रोच करते हैं। μ2 का मान कितना है 1.5। 1.5 मतलब 3/2 में लिख सकता हूं। अरे 1.5 को 3/2 लिखते हैं। V तो ज्ञात करना है,
माइनस μ1 एयर है एक, u 100, अरे ये 100 ही तो लिखा जाएगा, और कैसा माइनस का, ठीक है, बराबर μ2 माइनस μ1, μ2 का मान 1.5 माइनस μ1 1, r का मान देखो 20 प्लस का। अरे चिन्ह परिपाटी पता चल गई ना कैसे काम करना है। चलो तो ये 1.5 को मैं लिख सकता हूं 3/2, ठीक है, और v ऐसा का ऐसा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, तो ये प्लस लिखो तो 1/100 बराबर, देखो इधर देखो काम करो, 1.5 में से 1 गया तो 0.5 को बच्चों 0.5 आधा ही तो होता है, 1/2 लिख दो, तो ये 1/2 गया है ना, 0.5/20 जिसे मैं लिखूंगा 1/2, और नीचे पहले से 20 था, बताओ भाई 1/40 हुआ नहीं हुआ, ठीक, तो मैंने इसको लिख दिया 1/40। डन। चलिए काम करते हैं। तो ये हुआ 3/2v इज इक्वल्स टू क्या, 1/40 में से जाएगा 1/100, लघुत्तम ले लो, क्या आएगा लघुत्तम, मैं तो इनको गुणा ही कर देता हूँ, 40 गुणा 100, सिंपल, 100 में से 40 को घटाओ, कितना आएगा 60 आएगा क्या, 60/40 गुणा 100, 3/2v, ठीक, तो ये हुआ 3/2v बराबर, इसको काट दो, ये तो 3 और ये 2, 3/2 गुणा 100, 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, v बराबर देख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भी 100 ही आएगा। एक अच्छा सवाल है बच्चों। हाँ, कैलकुलेशन का मैंने ऐसा तरीका यूज़ किया है, आप कोई दूसरा तरीका यूज़ करोगे, पॉइंटों में करोगे तो भी आंसर इतना ही आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला सवाल क्लियर हो गया होगा, हुआ। चलिए, तो ये यहाँ पर हमने क्या देखा बच्चों, हमने ये देखा कि गोलीय पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन जब होता है तो फिर इक्वेशन क्या आती है, ये आती है, ठीक है। यहाँ पे गोलीय पृष्ठ कौन सा है, उत्तल गोलीय पृष्ठ है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। इस चीज को हम क्या मानेंगे, उत्तल गोलीय पृष्ठ मानेंगे। हाँ, अगर अवतल गोलीय पृष्ठ होता तो डायग्राम कैसा बनता है, ये एक सवाल है, हालांकि किसी किताब के अंदर नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं कि अगर अवतल गोलीय पृष्ठ हो, एग्जाम में नहीं आएगा नो डाउट, ये बात ध्यान में रखना, एग्जाम में नहीं आएगा अवतल गोलीय पृष्ठ, लेकिन फिर भी मैं आपके नॉलेज के लिए बता देता हूं कि अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए डायग्राम कैसा बनेगा। उम्मीद करता हूं डेरिवेशन आप कर पाएंगे खुद ही। अवतल गोलीय पृष्ठ हेतु, और ये बात ध्यान में रखना, अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब जो है वो आभासी ही बनेगा, ठीक है। अवतल के लिए प्रतिबिंब आभासी बनता है, उत्तल के लिए आभासी और वास्तविक दोनों बन सकता है। हमने जो डेरिवेशन उत्तल के लिए किया था वो वास्तविक के लिए किया था। देखिए, ये अवतल पृष्ठ बना दो ऐसा, है ना, फिर यहां पर कोई प्रकाश स्रोत ले लो उसके सामने, यह अवतल पृष्ठ है तो इस तरफ इसका अपवर्तनांक μ2 हो जाएगा, इसका अपवर्तनांक μ1, इस तरफ हवा है, ये पृष्ठ सघन माध्यम हो जाएगा। प्रकाश की एक किरण तो ऐसी जाएगी क्या बच्चों, बिना विचलित हुए, ऐसी जानी चाहिए, ठीक। दूसरी कैसी जाएगी, तो हम बोलते दूसरी ऐसी लेकर के दो, ये यूं, ठीक, जाती है ऐसी बिल्कुल सीधी। अब विरल से सघन में जाएगी तो कहाँ की ओर मुड़ेगी, अभिलंब की ओर मुड़ेगी। अभिलंब बनाओ भाई, इसका अभिलंब कैसे बनाएंगे, तो हमने बोला यहाँ पर कोई प्रकाशिक केंद्र ले लो, सॉरी वक्रता केंद्र लो, वक्रता केंद्र तो लेना पड़ेगा, अरे गोला ऐसा बनेगा, इसका गोला यहाँ बनेगा तो इसका केंद्र भी तो यहीं बनेगा, ठीक है। इस तरफ नहीं बनेगा, पता चले तुम इधर, क्योंकि इसका गोला इधर घूम रहा है क्या, नहीं भाई इस तरफ घूम रहा है, तो फिर केंद्र भी तो इसी तरफ होगा। चलिए, तो और यहाँ से अभिलंब बनाओ,
ये, ठीक। अब ये कहाँ की ओर जानी चाहिए, आंसर है ऐसी जानी थी और जाएगी ऐसी, जाएगी ऐसी, तो इसको पीछे की ओर रिट्रेस करो, ऐसा करेंगे क्या, तो ये यहां पर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, बात समझ में आई क्या? ये वस्तु ऑब्जेक्ट इधर है, फिर वक्रता केंद्र इधर है, और हम बोलते हैं प्रकाश की किरण जो है वो जानी कहाँ की ओर चाहिए थी, ऐसी जानी चाहिए थी, लेकिन अब विलंब की और मुड़ जाती तो ऊपर की ओर गई, ऐसे जा रही थी इसे और ऊपर लेकर के चले गए। ठीक है, फिर ऊपर की ओर लेकर के गए तो फिर ये पीछे की ओर ट्रेस किया तो इधर आया, तो ये वाला कोण अल्फा, ये वाला कोण बीटा, और ये वाला कोण क्या बच्चों, गामा। आई क्या होगा यहाँ पर, अब ये थोड़ा सा ओके, मैं डायग्राम को इसको वापस से बना दूं क्या, देखो इस चीज को, डायग्राम को थोड़ा वापस से बना देता हूं, इससे आपको आई और आर ज्यादा क्लियर हो जाएगा। उसमें तो थोड़ा सा हौच पौच लग रहा है मेरे को, तो यहां पर ऐसा ले लेते हैं, ये ऐसा, ठीक, और प्रकाश की किरण ऐसे जा रही थी, है ना। फिर अब देखो यहां पर इसका हमने क्या लिया, वक्रता केंद्र लिया, तो अब विलंब ऐसे ही ड्रॉ होगा। ठीक, अब ये जानी कैसे चाहिए थी, ऐसे यूं जाती, ठीक, लेकिन गई नहीं, ये कैसे गई, ऊपर की ओर गई, ऊपर की ओर गई, तो हमने इसको पीछे की ओर ट्रेस किया, यहां पर। ठीक है, स्केल से बनाओगे तो ये आई यहां पर आपको दिखाई देगा। अब गौर करना, ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा। ठीक, अब क्या होगा बच्चों, आपतित किरण, समझना, ये आपतित किरण है ये, और ये अभिलंब है, तो आपतन कोण ये है बच्चों, ये वाला, ये दो लाइन बना रहा हूं मैं, ये आपतन कोण है आई। ठीक, इस तरफ आई है। अब ये अपवर्तित किरण है ये, और ये अभिलंब है, तो फिर ये जो ये छोटा सा कोण बन रहा है ना इधर, 3 लाइन से शो कर रखा है मैंने। ठीक, ये छोटा सा कोण क्या बच्चों, आर है, ध्यान रखना। ऐसे ही अगर मैं इसमें बताऊं तो इन दोनों अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच वाला कोण आर, आपतित किरण और अभिलंब के बीच वाला कोण आई। ठीक है, इस तरीके से काम हुआ। तो फिर आप कैसे निकालेंगे आई और आर को, तो समझिए इस चीज को बता देता हूं मैं। ये वाला बिंदु P मान लीजिएगा, ये वाला M मान लीजिएगा, तो OPM में समकोण त्रिभुज बना दीजिएगा, है ना। हम यहाँ पर एक बात ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मैं इस गामा की बात करूं, ठीक, तो गामा जो वो बहिष्कोण है किसके लिए, अल्फा और आई के लिए, इस पूरे त्रिभुज का। तो गामा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस आई, तो आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस गामा। ठीक है, इस तरीके से तो निकलेगा क्या, आई। फिर अगर आप ये देखोगे वापस से इस वाले त्रिभुज में, यू वापस से बड़े वाले त्रिभुज को छोड़ दो, इस बार छोटे वाले में, क्योंकि आर कवर करना है, तो आपको पता चलेगा वापस से गामा बहिष्कोण है। ठीक है, गामा बहिष्कोण, अरे उल्टा लिख दिया क्या मैंने, उल्टा लिख दिया, देखो अल्फा प्लस आई, देख लो भाई, इज इक्वल्स टू गामा, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, गामा माइनस अल्फा। ठीक, ऐसा का ऐसा अगर मैं इस छोटे वाले त्रिभुज की बात करूं तो लिखूंगा बीटा आर और गामा। तो बीटा देखो, बीटा क्या है भाई, तो हमने सॉरी बीटा प्लस आर बराबर क्या होगा, वापस से गामा ही आएगा, क्योंकि बहिष्कोण था गामा। तो यहाँ पर वापस से अगर आर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, गामा माइनस बीटा। ठीक, आई और आर आ गया क्या, और अल्फा बीटा गामा आपको पता है, त्रिभुज बना लीजिएगा। सी वाली दूरी आर, आई वाली दूरी वी, ओ वाली दूरी u, और सारी ही इस तरफ है, सब माइनस में लिखोगे चिन्ह परिपाटी के अंदर। ठीक है, और ये काम फिर कर ही लोगे मेरे हिसाब से, है ना। 10 अल्फा 10 बीटा और 10 गामा निकालोगे, वहां से अल्फा बीटा गामा निकलेगा। फिर आई और आर मैंने आपको बता ही दिया कैसे निकालना है, बताओगे स्नेल का नियम लगाओगे, निकलेगा नहीं निकलेगा, निकलना चाहिए। ठीक है, तो काम अगर करोगे तो डेफिनेटली ये भी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल होगा, और उम्मीद करता हूं कुछ बच्चे ट्राई भी करेंगे, सारे तो नहीं करेंगे मेरे को पता है। ठीक है, लेकिन जिन्होंने ये समझा होगा वो जरूर करेंगे। ये डायग्राम जो है आप यहाँ से बनाओगे तो ज़्यादा इजी पड़ेगा, उससे आपको अल्फा और बीटा पता चल जाएंगे, सॉरी अल्फा बीटा क्या, आई और आर पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बच्चों इतना ही। इस चैनल को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए बच्चों,
और अच्छे से रहें। धनतेरस और फिर कच्ची दीपावली और फिर पक्की दीपावली आने वाली है, तो दीपावली का त्यौहार घर वालों के साथ में बहुत अच्छे से मनाएं। हैव अ गुड डे, टेक केयर।